आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से बीएस यादव की तरफ से दिल की गहराइयों से नमस्कार। बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम में 5th चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है विद्युत धारा, और उसके 3 वीडियोज हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, यानी कि ये हमारी 4th क्लास है। जो भी विद्यार्थी उन 3 वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं वो उन्हें पहले देखें और फिर आगे बढ़ें। बच्चों, इस चैप्टर की आत्मा, हृदय कहा जाने वाला टॉपिक अपवहन वेग मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से। शायद जितना मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अभी तक हमने अपवहन वेग के बारे में पढ़ा। अब हम अपवहन वेग को रिलेट करेंगे विद्युत धारा के साथ। जी हाँ, किसके साथ? विद्युत धारा के साथ। और यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट व अगला टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग को हम डिनोट करते हैं Vd से, विद्युत धारा को I से, यानी कि हमें Vd व I के मध्य एक रिलेशन निकाल करके लेके आना है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसी चालक से, हाँ या ना? विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसी चालक से, इसलिए पहले मेरे को एक चालक मानना पड़ेगा। तो मैंने एक चालक माना कुछ इस तरह से। मैंने एक चालक माना और वो था कुछ इस तरह से, जिसकी लंबाई थी कितनी? L। प्यारे बच्चों, इससे धारा प्रवाहित कराने के लिए मुझे इसे जोड़ना पड़ेगा किसी विद्युत स्रोत से, इसलिए मैंने इसे एक विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ा, जिसका संबंध करवाया एक कुंजी से, और मैंने परिपथ को पूरा किया। ठीक है। अब जो मैंने ये चालक लिया था, इसका कोई ना कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल रहा होगा, और इसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैंने नाम दिया A। कितना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है? A। ये डिपेंड करता है चालक पर। हो सकता है ये वर्गाकार हो सकता है आयताकार हो सकता है ये वृत्ताकार हो, कोई जरूर नहीं, हो सकता है त्रिभुजाकार हो। समझ रहे हो? तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने माना A। इससे धारा प्रवाहित होगी, तो धारा की दिशा मैंने दर्शाई I। अब इसकी कुल लंबाई L है। मैंने एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा मैंने माना इसका, और उस हिस्से को मैंने दर्शाया कुछ इस तरह से। ये कोई हिस्सा है इसका, ठीक है। और इस हिस्से की लंबाई है डेल्टा L। अब जैसे तुम डेल्टा L लंबाई लेते हो, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और यही क्या है? आवेश, हाँ या ना? तो मैं मानता हूं कि डेल्टा L लंबाई पर डेल्टा Q आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है वो कितना है? डेल्टा Q, ठीक है। और समय मैंने माना डेल्टा T। तो जितनी भी बात मैंने आपको बताई वो बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। एक चालक लिया जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था A, उसे एक विभवांतर के बैटरी सोर्स से हमने जोड़ा, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है I। इस चालक के डेल्टा L लंबाई के अल्पांश के बारे में हम बात करें, तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश डेल्टा Q है। कितने समय में? डेल्टा T समय में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का मान हमारे पास आएगा
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसे मैंने समीकरण 1 दिया। ये यदि पहली समीकरण तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई। अब देखो विद्युत धारा I हमें चाहिए, तो I को तो हम किसी और में व्यक्त करेंगे नहीं, I तो ऐसे कैसे रखेंगे। मुझे डेल्टा Q और डेल्टा T के साथ ऐसा कुछ करना है, डेल्टा Q और डेल्टा T के साथ ऐसा कुछ करना है कि ये अपवहन वेग के टर्म्स में आ जाए। तो मेरे को डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यू निकाल करके लानी है। अब देखो आवेश इसमें से कितने प्रवाहित हुए, डेल्टा Q का मान हम मानते हैं NE के बराबर होता है। मैंने कैपिटल N क्यों लिया अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। NE होता है डेल्टा Q बराबर NE, ठीक है। N यहां से कुल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और कुल इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो पूरे किस में जाएंगे, देखो ध्यान से समझना, वही बात आ गई है। ये एक लंबाई रहेगी या आयतन रहेगा, सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालिए। ये इलेक्ट्रॉन एक लंबाई के अनुसार जाएंगे या जितना आयतन है इसका डेल्टा एल लंबाई वाले चालक का जितना आयतन उस आयतन से प्रवाहित होंगे या केवल लंबाई से प्रवाहित होंगे। तो आपका जवाब होगा सर आयतन से होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई है ना, तो मोटाई के हर एक हिस्से से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, हाँ या ना, अरे समझ रहे हो ना। तो यहाँ जो n है ना ये कुल संख्या को दर्शाएगा कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, समझ गए मेरी बात को। अब देखो अब यहां से एक नई बात आई कि इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन पर कितने हैं वो मानना पड़ेगा हमें, और वो मैंने माना कितना, स्मॉल n। मैं मानता हूं जो चालक तुमने लिए, जो चालक तुमने लिए उस चालक में उस चालक की प्रति एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। उस चालक के प्रति एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, समझ रहे हो। तो V आयतन पर कितना हो जाएगा, V आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप सर कहोगे सर 1 पर n है तो V पर Vn हो जाएगा, क्या कहोगे, Vn हो जाएगा। बात समझना, बस इस टॉपिक में यही बात समझने की और कुछ भी नहीं है, यही बात समझने की। यदि ये बात समझ में आ गई कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो चालक पर निर्भर करता है, चालक क्या लिया तुमने, कॉपर लिया, सिल्वर लिया, आयरन लिया, क्या लिया, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के आधार पर अलग अलग होंगे। तो मैंने माना कि जो हमारा चालक है उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो V आयतन में कितना हो जाएगा, Vn, ठीक है। अब ये V आयतन किसका है जो तुमने माना इतना। अब ये बताओ मेरे को, इस आकृति का तुम आयतन V निकाल सकते हो क्या, अरे कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई ना ये, तो क्या कैपिटल N हमने निकालने की कोशिश की आया Vn, V क्या है आयतन, तो क्या तुमने जो हिस्सा माना डेल्टा एल लंबाई का चालक इसका आयतन बता सकते हो। हाँ हमने सीखा है कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, बहुत बार बताया मैंने क्लास में, 11वीं में भी बहुत समझाया था कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जरा समझो, इस हिस्से को मैं मानूं तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये डेल्टा एल लंबाई, ये डेल्टा एल लंबाई, और ये क्या हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। तो ये तो एक तरह से आधार बेलनाकार आकृति नजर आएगी, इसको तिरछा कर दोगे तो, घुमा दोगे तो आधार का क्षेत्रफल मैंने कितना माना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, डेल्टा एल, यानी कि v की वैल्यू मैं रख सकता हूं a इंटू डेल्टा एल इंटू n। इस बात को समझो कि a इंटू डेल्टा एल इंटू n कैसे आया। यदि ये बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, यह कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख दो, तो यहां से आएगा a डेल्टा एल, ठीक है, a डेल्टा एल इंटू NE, इसे मैंने दिया समीकरण 2, इसे मैंने दिया समीकरण 2।
समझ गए क्या? अब तीसरी बात यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उसका अपवहन वेग मैंने माना vd, वेग कितना है vd, तो मेरे को समय निकालना है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बच्चों? समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है बच्चों? डेल्टा एल, और चाल कितनी है बताओ? vd। चाल कितनी है? अपवहन वेग से जा रहे हैं तो चाल होगी vd। दूरी कितनी दूर में गए? यहां से यहां तक दूरी मानी कितनी? डेल्टा एल। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो मैंने इसे दिया समीकरण 3। डेल्टा टी भी आ गया, डेल्टा क्यू भी आ गया, आई में रख दो। चलो रखते हैं। जैसे ही तुम रखोगे समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर रखो बच्चों, आई बराबर हो जाएगा क्या? इसकी वैल्यू आई ए डेल्टा एल एन ई अपॉन डेल्टा एल इन अपॉन वीडी। वीडी कहाँ जाएगा? ऊपर। डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, यह आया एन ई ए वीडी। तो आई की वैल्यू हमारे पास आई एन ई ए वीडी। आई क्या है? विद्युत धारा। वीडी क्या है? अपवहन वेग। और ये दर्शाया हमें अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। ये हमें पता चला अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। बहुत आसान था, बहुत आसान था यदि आप इसे ध्यान से समझते हो तो। बहुत आसान था यदि आप इसे ध्यान से समझते हो तो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। हमें Vd व I के बीच में संबंध निकालना है। धारा प्रवाहित होगी चालक से, मैंने चालक माना, उसे एक विभवांतर वाले विद्युत स्रोत से जोड़ा, क्योंकि जब ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित हुई I, मैंने पूरी लंबाई ना लेकर के एक अल्पांश लिया डेल्टा एल। पूरी लंबाई भी आप लेकर के डेरिवेशन कर सकते हो, क्योंकि एल से एल कट जाएगा, डेल्टा एल की जगह एल भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो यहां से हमने यूज किया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस अल्पांश से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा था, इसलिए विद्युत धारा होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई हमें चाहिए, उसको नहीं हटाना है, हमें कोशिश करनी है डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का मान रखने की। डेल्टा क्यू कुल आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं उसकी मात्रा है, इसलिए मैंने माना कुल आवेशों की संख्या है n, और E है मुक्त आवेश। क्या थे इसमें? इलेक्ट्रॉन, तो Ne। n कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि डिपेंड करेगी कि वो जो चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है। तो यहां से मैंने माना कि जो चालक था उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, तो V आयतन में कितनी हो जाएगी? Vn। और इसका मैं आयतन निकालूं इस अल्पांश का, तो आ जाएगा डेल्टा एल इंटू इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो भी था हमारे पास में, वो कितना था? a। तो आ गया a डेल्टा एल इंटू n। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसे भूल जाते हैं। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n की वैल्यू मैंने निकाली और इसमें रखी। n की वैल्यू जैसे तुम रखते हो तो यहां से ये वैल्यू आई डेल्टा क्यू बराबर a डेल्टा एल एन ई। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी समय है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दूर गए? तो आवेश यहां से यहां गए, कितनी दूरी पे ले रहे हैं? मैं डेल्टा एल लंबाई पर, तो डेल्टा एल अपॉन कितने समय में? डेल्टा टी समय में। तो डेल्टा टी समय में हम लिया हमने डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल अपॉन किस वेग से? अपवहन वेग से, जो कि कितना था? वीडी था। रखा हमने, तो हमारे पास डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, आई आया एन ई ए वीडी। सारे बच्चों ये दर्शाया हमको किसका संबंध? विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध है। समझ गए क्या? विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध आया, आई बराबर एन ई ए वीडी। कितना है बच्चों? एन ई ए वीडी। तो यहां से संबंध आया आई इक्वल्स टू एन ई ए वीडी। ठीक
है, यहाँ तक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा था। और बताओ ये भी बच्चों को नहीं आता कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। यदि मैं अपवहन वेग को ही विद्युत क्षेत्र के रूप में लिख दूं, कल सीखा था हमने पिछली क्लास में, विद्युत क्षेत्र के रूप में लिख दूं, या फिर ये भी कह सकता हूं मैं गतिशीलता के रूप में लिख दूं, किसी में भी लिख दो, बात तो वही है। हमने कल सीखा था Vd बराबर होता है सर म्यू ई के, किसके बराबर होता है, म्यू ई के। तो इस समीकरण में तुम म्यू ई रख दो तो I इक्वल्स टू आ जाएगा एन ई ए म्यू ई, यानी कि I इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई में हम देख सकते हैं एक रिलेशन तो है I का व म्यू का, एक रिलेशन है I का व E का। इसलिए हमें ये भी कह सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि विद्युत धारा का गतिशीलता या फिर विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध बताइए। विद्युत धारा का गतिशीलता या फिर विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध बताइए, या हमें यह भी कह सकता है विद्युत धारा का गतिशीलता के साथ संबंध बताओ, या विद्युत धारा का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध बताइए। तो आप इस संबंध को अच्छे से बता सकते हो। समझ गए क्या, समझ गए क्या? बहुत आसान सा ये पॉइंट था, और ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। आ गया होगा? अरे आ गया ना क्या? चलो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इसी में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ अलग तरह से हट करके हमसे पूछता है, और हट करके पूछने का कारण समझिए क्या कहेगा हमसे। देखो यहां से यदि हमसे पूछे कि ये I एन ई ए वी डी के बराबर हो गया, I किसके बराबर हो गया, एन ई ए वी डी के बराबर हो गया। अब हमें एक चालक देता है असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, जैसे मैंने ऐसा एग्जाम्पल पहले भी करवाए थे। एक चालक हमको दिया, एक चालक हमको कुछ इस तरह से दिया उसने। इस चालक के बारे में कहता है कि यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो है A1 और यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है हमारे पास में A2। यदि दोनों से धारा I प्रवाहित है तो हमने सीखा है धारा समान होगी, यहाँ से I1 हो रही है तो यहाँ से I2, और हमें पता है I1 बराबर किसके होता है, I2 के बराबर होगा, हाँ या ना। अब देखो यदि मैं बात करूं I1 की, तो I1 को मैं क्या लिखूंगा, एन ई A1 और VD या फिर VD A1, VD या फिर VD A1, तो हम लिखेंगे VD1, A1 नहीं सॉरी VD1। अब यहाँ N और E क्यों नहीं चेंज हुए, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या, नहीं, अरे होगा क्या, नहीं। N क्या है, N क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि यह समान चालक से बना हुआ है, चालक समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है, क्या अलग अलग है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। बच्चों जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है, चालक समान है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, तो n तो दोनों के लिए समान होगा। ठीक है, तो ये वाला रहेगा क्या, Vd अपवहन वेग। अपवहन वेग हमने सीखा था पहले, अरे हमने पहले अपवहन वेग सीखा था, और उसमें हमें पता चलता है कि अपवहन वेग चेंज हो जाता है किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। अपवहन वेग चेंज हो जाता है क्षेत्रफल के आधार पर, क्योंकि गतिशीलता बदल जाती है। हमने सीखा था μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू Vd1 अपॉन Vd2।
ठीक है, तो यहां से अपवहन वेग चेंज हो जाएगा। ऐसे में बात करूं दूसरे भाग के लिए तो I2 आएगा NEA2 VD2, और हमें पता है, समझ गए होंगे अब, हमें पता है कि I1 बराबर रहेगा I2 से, समान धारा जाएगी, इसलिए NEA1 VD1 इक्वल्स टू होगा NEA2 VD2 के। ठीक है, अब इतनी बात हमें समझ में आई, तो हम लिखते हैं, मान लो यहाँ पे अपॉइंट में VD1 था, यहाँ पे क्या था VD2 था। कभी सोच रहे हो सर ये क्या आ गया, तो यहाँ से NE कट गया, यानी कि हमें केवल बचा क्या, A1 अपॉन A2 बराबर VD2 अपॉन VD1। A1 अपॉन A2 बराबर VD1 अपॉन VD2, सॉरी A1 अपॉन A2 बराबर VD2 अपॉन VD1, यानी कि अपवहन वेग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब चालक एक ही पदार्थ का बना हुआ है। जब चालक एक ही पदार्थ का बना हुआ है तो अपवहन वेग और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उस चालक के लिए इस तरह से डिपेंड करेंगे। कई बार आंकिक प्रश्न में 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है और इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पर, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपवहन वेग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब चालक समान हो, चालक एक जैसा हो। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा पॉइंट था। आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार यहाँ तक आप पढ़ें, फिर कल मैं आपको नए टॉपिक से मिलाने की कोशिश करूंगा जिसे आप पढ़ भी चुके हो, उसका नया व्यू दिखाऊंगा जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। जी हाँ, ओम का नियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।